Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mr. Shahab and you are watching me through Shahab Online Academy. Dear students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फेमस पाकिस्तानी फिज़िस्ट यानी पाकिस्तान के मशहूर फिज़िस्ट। तो इनमें से पहले नंबर पे जो आता है वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो आइए स्टडी करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम कौन थे, उन्होंने फ़िज़िक्स में क्या कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन किया। तो इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम के डेट ऑफ बर्थ से कि डेट ऑफ बर्थ मीन डॉक्टर अब्दुल सलाम की तारीख़ी पैदाइश कि डॉक्टर अब्दुल सलाम का डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम 29 जनवरी 1926 को पंजाब के एक इलाके जंग में पैदा हुए। दूसरे नंबर पे आता है डेट ऑफ डेथ यानी तारीख़ वफ़ात। डॉक्टर अब्दुल सलाम के तारीख़ वफ़ात डेट ऑफ डेथ उसका क्या है 21 नवंबर 1996। तो ये है डॉक्टर अब्दुल सलाम के ज़िंदगी का एरा यानी उसका दौरानिया जो उन्होंने यहाँ पे दुनिया में गुजारी कि वो 29 जनवरी 1926 को पंजाब के एक इलाके जंग में पैदा हुए और 21 नवंबर 1996 को वो वफ़ात पा गए और इस दुनिया से वो रुखसत हो गए, चले गए। अब हम थर्ड यानी तीसरे नंबर पे आते हैं इसके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इनिशियल इब्तिदाई तालीम उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब से उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से हासिल की। ग्रेजुएशन उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से की जो लाहौर में वाक़ है। वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद उनको इसी ही यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अब्दुल सलाम को एज अ लेक्चरर भी तैनात किए गए हैं, लेकिन उन्होंने इस मनसब को बहुत जल्द छोड़ा। क्यों छोड़ा? इसलिए कि डॉक्टर अब्दुल सलाम पढ़ाई के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, उसको पढ़ाई का बहुत बड़ा शौक़ था। तो इसलिए उन्होंने इस मनसब को छोड़ा और हायर एजुकेशन के लिए आला तालीम के लिए वो लंदन चले गए और वहाँ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की और पीएचडी उन्होंने की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, फिर वापस चले आ गए। तो ये है एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन की कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की पहचान क्या है। तो यानी इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, क्या तारुफ है उसका। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ही इज़ पाकिस्तानी थ्योरेटिकल फिज़िस्ट। वो पाकिस्तान के थ्योरेटिकल फिज़िस्ट थे। तो इस थ्योरेटिकल फिज़िस्ट को टर्म को ज़रा हम एक्सप्लेन करते हैं और ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि थ्योरेटिकल फिज़िस्ट का मतलब क्या है। तो हमें पता है कि साइंस जो है, साइंस दो तरह के साइंस होते हैं। एक साइंस जो होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल साइंस। दूसरे किस्म के जो साइंस होता है उसको कहते हैं थ्योरेटिकल साइंस। एक्सपेरिमेंटल साइंस, थ्योरेटिकल साइंस। एक्सपेरिमेंटल साइंस में साइंटिस्ट इन्वेंशन करते हैं, इजादात करते हैं। थ्योरेटिकल साइंस में साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं। तो साइंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। तो जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल साइंस में काम करते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट कहते हैं, और जो साइंटिस्ट
थ्योरेटिकल साइंस में काम करते हैं, वहाँ पे वो पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं थ्योरेटिकल साइंटिस्ट। तो लाइकवाइज इसी तरह हमें पता है कि फिज़िक्स भी एक ब्रांच है साइंस का। अगर साइंस दो तरह के होता है तो फिज़िक्स भी दो तरह के होते हैं। तो एक फिज़िक्स को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स कहते हैं, और साइंस जो कि एक दूसरा ब्रांच दूसरा किस्म का थ्योरेटिकल साइंस होता है। तो फिज़िक्स भी थ्योरेटिकल फिज़िक्स होता है। तो दो तरह की फ़िज़िक्स हमारे पास होता है, एक एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स होता है, दूसरा थ्योरेटिकल फिज़िक्स होता है। तो इस बेस पे जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो इन फिज़िस्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिज़िस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिज़िस्ट कहते हैं। और जो साइंटिस्ट थ्योरेटिकल फिज़िक्स में काम करते हैं, तो इन साइंटिस्ट को थ्योरेटिकल फिज़िस्ट कहते हैं, थ्योरेटिकल फिज़िस्ट कहते हैं। तो इनमें से थ्योरेटिकल फिज़िस्ट में से एक डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम भी थ्योरेटिकल फिज़िस्ट थे। एक्सपेरिमेंटल फिज़िस्ट में या साइंटिस्ट में इसकी मिसाल हम देते हैं, जिस तरह के हमारे साथ था एडिसन जो थे, वो एक्सपेरिमेंटल फिज़िस्ट या एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे। वो इन्वेंशन करते थे, अराउंड 1000 इन्वेंशन उन्होंने की, और बल्ब की जो इजाद भी की वो भी एडिसन ने की। तो एडिसन एक एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल साइंटिस्ट थे। थ्योरेटिकल साइंटिस्ट में से इनमें से मिसाल हम देते हैं, जिस तरह के मैक्सवेल है। मैक्सवेल जो था वो एक थ्योरेटिकल फिजिस्ट था। इसके अलावा जैसा कि आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन एक थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे। इसके अलावा अगर आप देखें न्यूटन, ये एक थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे। लाइकवाइज डॉक्टर अब्दुल सलाम भी, डॉक्टर अब्दुल सलाम ये भी थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे। तो यहाँ पे टर्म है इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो पहचान तारुफ जो डॉक्टर अब्दुल सलाम का है वो है कि ही इज़ अ पाकिस्तानी थ्योरेटिकल फिजिस्ट। तो थ्योरेटिकल फिजिस्ट कौन से होते हैं, जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में वो माहिर होता है, थ्योरेटिकल फिजिक्स पे वो काम करते हैं। तो लफ्ज़ थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, तो थ्योरेटिकल का लफ्ज़ जो है वो थ्योरी से निकला है। थ्योरी का मतलब क्या है, क्लेम या स्टेटमेंट। लेकिन हर क्लेम, हर स्टेटमेंट थ्योरी नहीं होता, नहीं कहलाता है। वो क्लेम, वो स्टेटमेंट दैट इज प्रूव्ड मैथमेटिकली, द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड हो तब हम उसको थ्योरी कहते हैं। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में साइंटिस्ट वो क्या करते हैं, वो थ्योरी देते हैं, क्लेम करते हैं एक फैक्ट को, और वो मैथमेटिकली वो प्रूफ भी करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटली वो प्रूफ नहीं भी हो, वो फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो प्रूफ नहीं कर सकता है, लेकिन वो थ्योरी जो होती है वो एक फिजिस्ट, एक साइंटिस्ट वो क्लेम करती है, स्टेटमेंट देती है, और वो स्टेटमेंट जो होता है वो मैथमेटिकली वो प्रूफ भी करता है। तो इस को कहते हैं थ्योरी, और इस फिजिक्स को कहते हैं साइंस को कहते हैं थ्योरेटिकल साइंस, और इस फिजिक्स को कहते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स, और इन साइंटिस्ट को कहते हैं थ्योरेटिकल साइंटिस्ट या थ्योरेटिकल फिजिस्ट। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो पहचान है, इंट्रोडक्शन है, वो है कि वो पाकिस्तान की थ्योरेटिकल फिजिस्ट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 1979 नोबेल प्राइज,
नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। Dr. Abdus Salam shared Nobel Prize 1979 Nobel Prize with Sheldon Glashow and Steven Weinberg for his contribution to the electroweak unification theory। 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी या इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पे उन्होंने काम किया और अपने दूसरे जो को पार्टनर थे इनमें से एक था ग्लेशिव या शेल्डन ग्लेशिव और दूसरा था स्टीवन वेनबर्ग। स्टीवन वेनबर्ग था, ये दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों के साथ डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कंबाइन काम किया। किस चीज़ पे? इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पे। आगे हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी क्या होती है और इस बेस पे तीनों को, डॉक्टर अब्दुल सलाम को, शेल्डन ग्लेशिव को और स्टीवन वेनबर्ग को 1979 में नोबेल प्राइज़ का अवार्ड दिया गया है। तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। इसको हम कहते हैं ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी या गट GUT पार्ट नंबर 1। तो ये जो थ्योरी है ये किसने पेश की? ये डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपने को पार्टनर जो थे इनमें से था शेल्डन ग्लेशिव एंड स्टीवन वेनबर्ग। ये दो उसके को पार्टनर थे और एक डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। तीनों ने एक थ्योरी पेश की और तीनों को 1979 में नोबेल प्राइज़ का अवार्ड भी दिया गया है। ये थ्योरी क्या है, क्या बताती है? नाम से जाहिर है ये है इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक का मतलब है वीक न्यूक्लियर फोर्स और यूनिफिकेशन का मतलब है यूनाइट से निकला है, यानी इत्तेहाद, यकजा करना, यानी यूनिट, एक यानी इकट्ठा करना, एक करना, यकजा करना, कंबाइन करना। थ्योरी का मतलब है जो हमने पढ़ा इधर क्लेम या स्टेटमेंट। तो ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी यूनाइट या कंबाइन टू फोर्सेस। ये थ्योरी दो फोर्सेस को यकजा करती है, यूनिफॉर्म करती है। तो इसको दूसरा हम ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन ये कौन से फोर्सेस को यूनिफाई करते हैं, यकजा करते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस। दिस थ्योरी tells या describes या gives the possibility of the combining the fundamental forces। तो this theory is based on the fundamental forces। तो fundamental forces सबसे पहले हम जानते हैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो फंडामेंटल फोर्सेस है, फंडामेंटल फोर्सेस मीन बुनियादी फोर्सेस, वो फोर्सेस जो आगे दूसरे फोर्सेस से नहीं बने होते। जिस तरह आपने फंडामेंटल पार्टिकल में पढ़ा है कि प्रोटॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, क्योंकि प्रोटॉन जो है मज़ीद क्वार्क से बने होते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन भी क्वार्क से आगे बने हैं। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि इसका जो है कंपोजिशन मज़ीद और पार्टिकल से बना हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन मज़ीद दूसरे पार्टिकल क्वार्क वगैरह से नहीं बना है, तो इसलिए ये फंडामेंटल पार्टिकल है। तो फंडामेंटल मीन बुनियादी, बेसिक। यानी फोर्स का मतलब क्या है? फंडामेंटल फोर्स वो फोर्स जो मज़ीद दूसरे फोर्स से नहीं बना हो, तो इसको कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास चार हैं। कौन कौन से हैं? पहला नंबर जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या किस तरह एक्ट करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन any two masses in the यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है एक मास और ये हमारे पास दूसरा मास है, इनके दरमियान क्या होता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है दो मासेस किसी के। मिसाल मेरे और इस वाइट बोर्ड मार्कर और इस हिट के साथ, या मिसाल के हर जो बॉडी है, हर दो बॉडी यूनिवर्स में उसके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। मून और अर्थ के दरमियान, मून और सन के दरमियान, यानी ग्रेविटेशन ने जितनी भी यानी यूनिवर्स में जितनी भी मासेस है इन सब के दरमियान जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। एनी टू बॉडीज, हर दो बॉडी के दरमियान ये एग्जिस्ट करती है। इसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है एफ ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। और ये लॉन्ग रेंज का है फोर्स है, लॉन्ग रेंज यानी पूरे यूनिवर्स में है, शॉर्ट रेंज नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि इस फोर्स के हवाले से कि इट डज नॉट नीड मीडियम, मीडियम की कोई ज़रूरत उसको नहीं है, नो नीड ऑफ मीडियम, मीडियम की कोई ज़रूरत उसको नहीं है। इसके अलावा जो है वो ये है कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमज़ोर वीक फोर्स ये है। दूसरे नंबर पे जो फोर्स आता है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन से फोर्स है? इट एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो और दूसरे पार्टिकल के दरमियान ये एक इंटरेक्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है, एक्ट करती है। ये जो होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। कितना शॉर्ट? 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻15 मीटर। तो ये न्यूट्रिनो और दूसरे पार्टिकल के दरमियान एक्ट करता है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज का है और 10⁻14 से लेकर मीटर से लेकर 10⁻⁻15 मीटर पर सेकंड तक मीटर तक ये एक्ट करते हैं। इस ये जो है शॉर्ट रेंज है, बताया हमने, ये भी वीक फोर्स है जो जैसा कि नाम से जाहिर है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस या चार्जेस के दरमियान, एक्ट बिटवीन चार्जेस के दरमियान ये एक्ट करता है। इसका फार्मूला किस तरह लिखा जा सकता है? फार्मूला किस तरह सकता है? F = G K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लॉन्ग रेंज है और चार्जेस के दरमियान एक्ट करता है ये फोर्स। और इट डज नॉट नीड मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। 5वें नंबर पे जो है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
एक्ट बिटवीन, ये जो है एक्ट करती है किस चीज़ के दरमियान, इट एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के दरमियान मौजूद होता है, न्यूट्रॉन के दरमियान मौजूद होता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान मौजूद होता है। लेकिन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। जो फोर्स प्रोटॉन के दरमियान मौजूद होता है वो बराबर होता है फोर्स न्यूट्रॉन के दरमियान। इस पे कोई वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कि अगर न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, यानी इक्वल होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा। ये भी शॉर्ट रेंज का फोर्स है और स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ये है 4 फंडामेंटल फोर्सेस, और इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस को की बेस पे ये है इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। पहले इन 3 साइंटिस्ट ने काम किया। इस थ्योरी, ये क्या है इलेक्ट्रोवीक का मतलब पहले क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों फोर्सेस के बारे में ये ला जो ये थ्योरी जो है, इट इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन या द कंबाइनिंग ऑफ दीज 2 फोर्सेस। दिस लॉ, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी कंबाइन 2 फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक फोर्स। कहता है कि जब यूनिवर्स बहुत ज़्यादा हॉट थी तो उस वक़्त ये जो फोर्सेस थी, ये इंट्रैक्शन थी, वो क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स, ये दोनों एक फोर्स हो गए, यानी यूनाइट हो गए। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स जो है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, और दूसरा जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये दोनों एक फोर्स है, इसका ओरिजिन एक है, ये यूनाइट हो सकती है। तो दिस थ्योरी को उन्होंने ये क्या प्रैक्टिकल यानी थ्योरेटिकली उन्होंने प्रूफ किया, मैथमेटिकली प्रूफ किया, और इसके बाद 1983 में उन्होंने इस पे दूसरे साइंटिस्ट जो आए और उन्होंने ये प्रूफ भी किया। तो इस थ्योरी को कि उन्होंने कहा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये दोनों एक ओरिजिन से है, ये दोनों एक फोर्स है। तो इस यूनिफिकेशन, यकजा करना, कंबाइन करने को, ये जो थ्योरी पेश की उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। हाँ, इसको ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी भी कहते हैं। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी इसका जो है, इसका पार्ट नंबर 1 है। किस तरह नंबर 1 है? इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने इसके साथ यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी ऐड किया, कह दिया कि ये भी तीनों फोर्सेस जो है एक जैसे मतलब एक हो सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज फोर्सेस आर फ्रॉम द सेम ओरिजिन, इसका ओरिजिन सेम है, यानी तीनों फोर्स जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये तीनों एक फोर्स है। दिस थ्योरी क्या करती है, कंबाइन या यूनिफाइड 3 फोर्सेस इन अ सिंगल फॉर्म, सिंगल फोर्स बनाती है। तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, और ये इसका है पार्ट नंबर 3, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पार्ट नंबर 2। और ये किसने पेश की? ये इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने ये थ्योरी पेश की। हाँ, इसके बाद ये तो हो गई 3 फोर्सेस, और दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स। ये कब होगी अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन वो ये है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स ये हम मतलब ये भी कंबाइन हो जाए, ये भी एक हो, मतलब ये चारों फोर्सेस जो है उसका ओरिजिन एक हो, वो भी इसमें आ जाए, प्रूफ हो जाए,
तो मतलब ये होगा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, तमाम जो 4 फंडामेंटल फोर्स होंगे वो एक फोर्स कंसिडर होगा। तो अभी तक ये प्रूफ नहीं है, तो इसको कहते हैं, यानी पहले जो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पेश किया, उन्होंने वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यकजा किया और उन्होंने ये थ्योरी पेश की, मैथमेटिकल प्रूफ किया, और इसके बाद ये प्रूफ भी हुआ एक्सपेरिमेंटली कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक फोर्स है, एक ओरिजिन है, ये कंबाइन हो सकता है, एक हो सकता है सिंगल फॉर्म में। तो इस थ्योरी को वो कहते हैं इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन थ्योरी या ग्रेन यूनिफिकेशन थ्योरी पार्ट नंबर 1। और इस थ्योरी के बेस पे 1979 को स्टीवन ग्लेशियव को, शिल्डन ग्लेशियव को, स्टीवन वेनबर्ग को और डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ का अवार्ड भी दिया गया है। तो ये था ऑल अबाउट डॉक्टर अब्दुल सलाम की, उसकी हिस्ट्री, उसकी कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग very attentively and very vigilantly. Thank you so much.